नमस्कार। मैं अनुज भार्गव आपका इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत टाइम निकालकर वीकेंड्स पर आपने इस वेबिनार को अटेंड करने का फैसला किया है, तो मैं सोचता हूं कि आपका ये जो 1 घंटे का टाइम आपने दिया है मुझे, वो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल हो। और मैं अपना परिचय दे देता हूं आपको। मैं सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हूं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ में। तो मुझे लगभग लगभग 13 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जिसमें कि शुरुआती दिनों में मैं एक ट्रेडर ही था और मैंने अपनी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो ट्रेडिंग से ही स्टार्ट करी है। तो आज के दिन मैं आपको वो सारी चीज़ें बताना चाहूँगा जो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में हमने अप्लाई करी और ट्रेडिंग को इफेक्टिव बनाया। क्योंकि बहुत बारी ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आती हैं। अभी कुछ 6 महीने पहले एक रिपोर्ट बहुत पॉपुलर हुई, जिसमें सेबी ने ये अनाउंस किया कि अराउंड 89% ऑफ द ट्रेडर्स लॉस करते हैं। और बहुत सारे चेंजेस भी रिसेंट टाइम्स में आए हैं, जिसमें कि बहुत सारे जो रिटेल क्लाइंट्स हैं या जो नए बडिंग इन्वेस्टर ट्रेडर्स हैं, वो लोग ऑप्शंस में या शॉर्ट टर्म डिलीवरी में या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में काफ़ी अपने हाथ आजमाए हैं और काफ़ी हद तक प्रॉफिट और लॉस दोनों एक्सपीरियंस किया है। तो शुरुआत में मैं आपका ध्यान इस बात पर खींचना चाहूँगा कि एक्चुअल में ट्रेडिंग होती क्या है। तो ये इन्वेस्टोपीडिया की एक सिंपल डेफिनेशन है। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स, करेंसी, कमोडिटीज जो शॉर्ट टर्म के लिए है या इंट्राडे में सेटल हो जाती है। यानी कि 9:30 बजे या 9:15 बजे से स्टार्ट होकर 3:30 बजे तक जो ड्यूरिंग द मार्केट टाइम है, अगर उसमें आप स्क्वायर ऑफ कर देते हैं तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। फिर स्विंग ट्रेडिंग आता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आता है। तो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से किस तरीके से डिफरेंट है, वो ये है कि ट्रेडिंग में रूल्स जो अप्लाई होते हैं वो कहीं ना कहीं अलग होते हैं और आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन और स्टॉक सिलेक्शन या मार्केट को देखने का नजरिया जो रहता है वो एंटायरली डिफरेंट होता है। ट्रेडिंग में यू फोकस मोर ऑन शॉर्ट टर्म डायनेमिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट्स। जो शॉर्ट टर्म वेरिएशंस आते हैं, जो न्यूज़ फ्लोज आते हैं, छोटे छोटे न्यूज़ फ्लोज आते हैं, उस पर आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हो ट्रेडिंग में। और इन्वेस्टमेंट जब होता है तो आप उसके फंडामेंटल्स कई बार चेक करते हो, जो कि ट्रेडिंग में देखा जाता है कि फंडामेंटल ज़्यादातर लोग चेक नहीं करते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करें जो फंडामेंटली साउंड हो, ताकि आप कहीं ना कहीं आपका जो लॉस है वो मिटिगेट हो सके अगर एडवर्स सिचुएशन में जाता है, और प्रॉफिट भी आप कहीं ना कहीं राइड कर सकते हैं। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो स्टॉक्स फंडामेंटली साउंड हैं उन्हीं में आपको इन्वेस्ट करना, ट्रेडिंग करना चाहिए। और ये सारे तरीके हैं जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग का मैंने एग्जांपल लिया, तो वो 1 डे की ट्रेडिंग होती है। स्विंग ट्रेडिंग जनरली 3 to 5 डेज, 7 डेज के अप्रॉक्स होती है। मोमेंटम ट्रेडिंग भी जिसे बोलते हैं, कि मोमेंटम आया, कोई पैटर्न पर आपने ब्रेकआउट देखा या कोई भी अप्रोच जो आप फॉलो कर रहे हैं उस पर आपने कोई एक बेस्ट मोमेंटम ट्रेड देखा, तो उसमें आपने किया। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जनरली हम लोग देखते हैं कि 1 से 3 महीने तक की ट्रेडिंग होती है। 15 डेज तक लोग मान के चलते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। आज की तारीख में अगर मैं बात करूं, बुल ट्रेंड है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं वो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है वो 15 डेज या 10 डेज में 10, 15%, 20% आ जाए, तो वो है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग की जहाँ तक बात है, उसमें ऑप्शन और फ्यूचर दोनों आते हैं। और डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्योंकि बाय नेचर वो शॉर्ट टर्म या बिल्कुल छोटी अवधि के लिए होता है, इसलिए उसका जो आप कैलकुलेशन भी देखते हैं वो इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से काउंट होता है। इसीलिए आप देखोगे कि फ्यूचर में जब भी जैसे स्टॉक्स में सेटलमेंट होता है, वो सेटलमेंट फ्यूचर्स पर लागू नहीं होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो
इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रेडिंग में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करती है, वो कैपिटल डिप्लॉयमेंट। अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग इस बात पर फोकस नहीं कर पाते हैं कि कैपिटल की एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इंट्राडे में अगर बहुत सारे लोग करते हैं ट्रेड, तो ये रहता है कि अरे हमारा तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुआ, हमने तो दिन में लिया और दिन में बेच दिया। तो लेकिन फिर भी जितना आप फंड डिप्लॉय करेंगे उसके हिसाब से एक पैटर्न बनाएंगे, उसके हिसाब से एलोकेशन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग इफेक्टिवनेस निकल कर आती है। आपको अपना फंड जो भी है, 10 लाख है, 5 लाख है, 1 लाख है, आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा बिटवीन डिफरेंट ट्रेडिंग जोन्स। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपने 20% या 10% रख लिया, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपने 30-40% रख लिया। ओवरऑल कॉर्पस में भी आप डिवाइड करेंगे कि मेरे को कितना एलोकेशन ट्रेडिंग में देना है और कितना मेरे को प्योर हार्डकोर इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि अगर आप इसका बैलेंस नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक फॉल्टी ट्रेडिंग मैकेनिज्म में आप हो जाएंगे। तो वो आप थोड़ा सा अवॉइड करके चले, एक बेसिक प्लान बनाएं। हो सकता है कि वो प्लान अभी आपको रिजल्ट्स ना दे पाए, बट इवेंचुअली जैसे जैसे आप उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसे वो प्लान डेफिनेटली वर्क करेगा। जनरली हमने देखा है कि इंट्राडे में ट्रेडिंग जो फंड एलोकेशन है उसका 20 से 30% एलोकेट होता है, स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में बाकी डिवाइड कर लेते हैं लोग। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का जहां तक बात है उसमें अराउंड अगर आपको बेटर मनी मैनेजमेंट चाहिए या बेटर रिटर्न एक्सपेक्टेशन चाहिए, तो आप जो पूरा कॉर्पस है उसका मोर देन 50% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में रखेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। आपका जो लॉस है वो मिटिगेट हो सकता है, प्रॉफिट की एफिशिएंसी बढ़ सकती है। तो ये सारी चीजें हैं। अभी रिटर्न एक्सपेक्टेशन की अगर मैं बात करता हूं इसमें, तो इंट्राडे में अगर आपको 1 से 2% आता है तो दैट इज गुड इनफ। अगर आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं उसमें 1 से 2% आपको मिलता है तो आप आराम से उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कोई नई स्ट्रैटेजी या कोई नई ट्रेड अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढ सकते हैं। अगर आप राइड करना चाहते हैं इंट्राडे में तो दैट इज अप टू यू, दैट इज परफेक्टली फाइन। स्विंग ट्रेडिंग में वही जो रिटर्न है वो आपका 2.5 से 4% के बीच में जाता है, क्योंकि मोमेंटम ट्रेड होता है। आज की तारीख में जो स्विंग ट्रेडिंग है या मोमेंटम ट्रेडिंग है वो काफी पॉपुलर है, क्योंकि मार्केट में उस तरीके का रिटर्न ऑन अ फास्टर पेस आ रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जहां पर कि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर एक छोटी सी रिटर्न एक्सपेक्टेशन आपकी बढ़ जाती है, तो वो 5 to 10% है, अप टू 3 मंथ्स तक आप उसको रख सकते हैं। और जो भी रिटर्न एक्सपेक्टेशन है उसी के हिसाब से आपका रिस्क इवेल्युएट होगा। तो रिस्क आपको पहले इवेल्युएट करना है, वो हम आगे भी समझेंगे कि किस तरीके से आपको पूरा का पूरा रिस्क प्रोफाइलिंग या इवेल्युएशन करना है। उसी के हिसाब से आप अपना टारगेट डिफाइन करेंगे कि ट्रेडिंग में किस तरीके के टारगेट्स रहते हैं। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था कि हम लोग ट्रेडिंग में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं या क्या करना चाहिए। अब बेसिकली ट्रेडिंग के पिलर्स क्या हैं, कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, या बहुत सारे लोगों की ट्रेडिंग क्यों फेल होती है, क्यों वो लॉस बेयर करने की स्थिति में आते हैं, क्यों वो जितना भी कैपिटल मार्केट्स में लेकर आते हैं वो इफेक्टिव नहीं हो पाता। उसके पीछे के कुछ कारण हैं, या फिर ट्रेडिंग अगर आप एज अ बिजनेस देखेंगे, ये 3 चीजें आपको ट्रेडिंग आपकी इफेक्टिव बनाएंगी और ये आपके लिए होना चाहिए। आपको सबसे पहले ट्रेडिंग एज अ बिजनेस काउंट करना पड़ेगा। ट्रेडिंग को जब तक आप बिजनेस की तरह नहीं लेंगे तब तक हो सकता है कि आपको किसी 10 ट्रेड में प्रॉफिट आ जाए, 12 ट्रेड में प्रॉफिट आ जाए, लेकिन उसका कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। जैसे बिजनेस में क्या करते हैं, हम एक डिसिप्लिन के साथ चलते हैं। हम जो भी लॉसेस हैं, जो भी जो वीक
परफॉर्मेंस है उनको हम नेगेट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं अपने बिजनेस प्लान्स को, हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम फंड्स लेकर आते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, एक बहुत ही लेमैन एग्जांपल है जो मैं आपको दे रहा हूँ, शायद आप रिलेट कर पाए। अगर आपने कोई एक किराना स्टोर ओपन करने का सोचा, तो उसमें आपको पता है कि आप एक बिजनेस प्रोपोजिशन लेकर चल रहे हैं, तो आप उसमें डेमोग्राफिक्स सर्च करेंगे, आप कहाँ स्टैब्लिश कर रहे हैं डिपार्टमेंटल स्टोर, तो वो एरिया कैसा है, उसमें किस तरीके के परचेजिंग पावर है, किस तरीके के प्रोडक्ट्स मैं रख सकता हूँ, अगर वेस्टेज होता है तो उसको मैं कैसे हैंडल करूँगा, कितना क्रेडिट टर्म्स रखूँगा, कितना मैं फंड लेकर आऊँगा कि मेरे को एक पूरा सेटअप करने में हेल्प कर मिले, फिर मैं क्या चीज़ें रखूँगा उसमें, पेमेंट मैकेनिज्म कैसे रहेगा, वो सारी चीज़ें आप डिस्कस करते हो। फेलियर मैकेनिज्म्स भी आप डिस्कस करते हो कि इफ दिस हैपेंस, व्हाट इफ एनालिसिस आप करते हो। तो सेम वे में आपको ट्रेडिंग में भी ये चीज़ करनी पड़ेगी। ट्रेडिंग में आपको ये देखना पड़ेगा कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, या आप स्विंग ट्रेडर हैं, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। फिर उसके बाद उसके हिसाब से आप चीज़ों को देखेंगे, उसमें क्या-क्या चीज़ें आपको लगेंगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको न्यूज़ फ्लोज़ का बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, सेक्टर परफॉर्मेंस का काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है कि कौन सा सेक्टर आज के दिन चल रहा है। इंट्राडे मैकेनिज्म में बहुत हद तक मार्केट्स में नेगेटिव टोन है या पॉजिटिव टोन है, इसका ज़्यादातर फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि आप इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो नेक्स्ट दिन आपके लिए हर एक बार ही नया होगा। तो आपको ये देखना है कि आज के दिन मैं क्या कर सकता हूँ? आज के दिन मेरे को शॉर्टिंग करनी है, तो शॉर्टिंग करूँगा, आज के दिन मेरे को अगर बाइंग करनी है, तो मैं बाइंग करूँगा। तो इस तरीके से आप इसको एज़ अ बिज़नेस ट्रीट करें। बिज़नेस में किस तरीके से आप लॉसेस को कट डाउन करते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग में भी आप जितना लॉस को कट डाउन करेंगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आपको एज़ अ बिज़नेस इसको ट्रीट करना है। एक रैंडम मैकेनिज़्म में कि भई ठीक है, मैं एज़ अ हॉबी के लिए या मैं कर रहा हूँ, तो वो आप फ़ॉल्टर करेंगे उस चीज़ में। तो इसीलिए बिज़नेस सेंस यही कहता है कि आप डिसिप्लिन, कैपिटल डिप्लॉयमेंट और आपका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, उसको आप इफ़ेक्टिव बनाएँ। और इसमें ग्रेजुअल प्रोसेस है, टाइम लग सकता है, लेकिन एक बारी आप सेटअप कर लिए, तो लाइफ लॉन्ग आपको वो रिटर्न्स देगा। सेकंड चीज़ जो फ़ॉलो करने के लिए है, वो एक सिंगल अप्रोच है। आपको एक डिसिप्लिन फ़ॉलो करना है। आप भले ही टेक्निकल एनालिसिस फ़ॉलो कर सकते हैं, आप भले ही डेरिवेटिव एनालिसिस फ़ॉलो कर सकते हैं, कोई सी भी रैंडम थ्योरी आप अपना सकते हैं। उसमें कहीं भी दिक्कत परेशानी नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ कि आप एक सिंगल अप्रोच पर फ़ॉलो करें और उसको रिवाइज़ करें, इम्प्रोवाइज़ करें। देखिए, मार्केट्स बहुत डायनामिक हैं और बिज़नेसेस में भी बहुत उतार-चढ़ाव आते हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल बिज़नेसमैन वही है जो उन अपॉर्च्युनिटीज़ और थ्रेट्स को फ़ोरसी करके अपने मैनेजमेंट में जो चेंजेस लेकर आता है, जो उसको डिज़ायर्ड हैं। उसका एक बहुत बेसिक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, बहुत वाइडली यूज़्ड एग्ज़ाम्पल है कि जिसने भी चेंजेस को इनकॉर्पोरेट नहीं किया, अपने स्ट्रैटेजी को इम्प्रोवाइज़ नहीं किया, तो वो आज की तारीख में डेड है। उसका सबसे क्लासिक एग्ज़ाम्पल है नोकिया एज़ अ प्रोडक्ट। तो वे बैक 20 इयर्स बैक की अगर मैं बात करता हूँ, तो नोकिया वाज़ वेरी पॉपुलर, लेकिन आज नहीं है। वो इसकी वजह ये है कि वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, अपने स्ट्रैटेजीज़ में इम्प्रोवाइज़ नहीं कर पाए, वो एक ही स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो कर मैं सिर्फ़ आपसे ये कह रहा हूँ कि कोई भी स्ट्रैटेजी को आप फ़ॉलो करें ट्रेडिंग में, लेकिन उसको आप डेडिकेटेडली फ़ॉलो करें इवन इन लॉस डेज़। वो आगे भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, लेकिन सिंगल अप्रोच रखेंगे, सिंगल अप्रोच में ही इम्प्रोवाइज़ेशन होगा, तो डेफ़िनिटली आपको लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट्स ट्रेडिंग के बहुत अच्छे मिलेंगे। और रिस्क प्रोफाइलिंग, देखिए, रिस्क प्रोफाइलिंग एक इंडिविजुअल चीज़ है, जिस पर कि अक्सर बात नहीं होती है जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं। हम कैसे ट्रेडिंग करते हैं? विदाउट नोइंग द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन सर्टेन प्रोडक्ट्स।
अभी होता क्या है कि बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि अरे मैं स्टॉक ट्रेडिंग करता हूं, लेकिन मेरे फ्रेंड ने ऑप्शन ट्रेडिंग करी और ऑप्शंस में बहुत पैसा कमाया, तो मैं भी ऑप्शंस करूंगा। तो रिस्क प्रोफाइल इंडिविजुअल होती है। रिस्क प्रोफाइल में ये नहीं होता है कि अगर आपकी नेटवर्थ बहुत ज्यादा है तो आप हाई रिस्क प्लेयर हैं, और आपकी नेटवर्थ बहुत कम है तो आप लो रिस्क हैं। तो टोटलिटी में आपको क्या सूट करता है। आज जैसे मेरे को अगर डेरिवेटिव ट्रेडिंग में फ्यूचर सूट नहीं करता है तो मैं फ्यूचर्स में नहीं जाऊंगा, मैं ऑप्शंस में जाऊंगा। और ऑप्शंस में भी अगर मेरे को बाइंग सूट नहीं करती है, मेरे को सेलिंग सूट करती है, तो मैं सेलिंग में जाऊंगा। और उसके लिए मैं एक मैकेनिज्म बनाऊंगा कि किस तरीके से सेलिंग होती है ऑप्शंस की, किस तरीके से मेरे को क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं। तो पर्टिकुलरली रिस्क प्रोफाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। और ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं बार बार इसी चीज को रिपीट करता रहूंगा कि रिस्क प्रोफाइलिंग इंडिविजुअल होती है, और आपकी रिस्क प्रोफाइल कॉपी नहीं कर सकते, या किसी और की रिस्क प्रोफाइल को आप कॉपी करके सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर है जो करोड़ रुपया कमा रहा है महीने का, अगर आप उसकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी वर्ड टू वर्ड कॉपी भी कर लेंगे, तब भी हो सकता है कि आप उसके जितना पैसा नहीं कमा पाए। तो रिस्क प्रोफाइलिंग पर आपको बहुत ध्यान देना है, और आपको खुद को ये समझना है कि मेरे को कहाँ मेरी लिमिटेशंस हैं, कहाँ मेरी स्ट्रेंथ है, और उसी के हिसाब से आपको एक्ट करना है। अगर आपको रिस्क प्रोफाइलिंग में कहीं भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट वेरियस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। वो आपको रिस्क प्रोफाइलिंग आपके पूरा जो इनकम लेवल है या आपके प्रोफाइलिंग है वो करके आपको देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपके पूरा इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग प्लान्स बनाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो ये तीन जो चीजें हैं वो पिलर हैं। अगर इनमें से कोई भी एक हटता है अपनी जगह से, तो डेफिनेटली वहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम बात करेंगे कि रूल्स ऑफ ट्रेडिंग क्या हैं। क्या हमको छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है जब हम ये तीनों चीजों पर फोकस करके आगे बढ़ रहे हैं। तो भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको कि हमको ध्यान रखना है। कुछ एक चीजें डेफिनेटली आपको पता होंगी, और कुछ एक चीजें आप शायद इंप्लीमेंट भी कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप उसको रिवाइज करेंगे या आप उसको और अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे आज समझ के, तो डेफिनेटली आपको एक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आपकी, आपका प्रॉफिट एनहांस हो सकता है, आपका लॉस कट डाउन हो सकता है, डेफिनेटली आपको बहुत वैल्यू एडिशन हो सकता है। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये कहता है कि आपको सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो कोई भी आप ट्रेड करें तो आपको कंपनी के बारे में तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग रैंडमली ट्रेड करते हैं। अरे मेरे पास एडीएफ फूड का आया है, या टिप आया है, या मेरे पास मोल्टेक पैकेजिंग का एक बहुत बढ़िया टिप आया है, या ऊर्जा ग्लोबल का टिप आया है, विदाउट नोइंग द बेसिक इंफॉर्मेशन कि कंपनी क्या करती है, किस सेक्टर में है, क्या चीजें बनाती है, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उसका क्या रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत डिटेल में आपको डिस्कशन पॉइंट होना चाहिए, लेकिन आज अगर मैं आपको बोलता हूं कि आईसीआईसीआई में आप ट्रेड कर लीजिए, तो कम से कम आपको ये तो पता है कि आईसीआईसीआई एक बैंक है और उसकी इतनी सारी ब्रांचेस हैं, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं ये सब पता है। लेकिन कई बारी हमको ये चीज पता ही नहीं होती है कि कंपटीशन में कौन है। जैसे मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि सर हेग क्या करता है, या ग्रेफाइट क्या करता है। तो आपको कम से कम ट्रेडिंग करने से पहले आप समझ के करेंगे, आप जिस सेक्टर में है वो समझ के करेंगे, तो आपको और भी चीजें पता चलेंगी क्यों एकदम से फॉल आया, या क्या सेक्टर रिलेटेड न्यूज थी उसके कारण मेरा स्टॉप लॉस हुआ, या सेक्टर रिलेटेड एक पॉजिटिव न्यूज आई तो मेरे को एक बम्पर प्रॉफिट हो गया। जहां मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 1% से 2% का मूवमेंट, वहां पर मेरा रिटर्न जो है वो 6% 7% हो गया। एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल मैं इस चीज का देता हूं कि सेंचुरी टेक्सटाइल एक शेयर है, उसको अगर आप बाय नेम जाएंगे
तो शायद हो सकता है कि आप उसको एक टेक्सटाइल कंपनी के तौर पे देखें, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि उसका बिजनेस सीमेंट में भी है। आज अगर आईटीसी के में भी बात करूंगा तो आईटीसी एक पॉपुलर नाम है। वो सिगरेट से शुरुआत हुई थी, आज वो डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस में है। तो ये सारी चीजें आपको इम्पोर्टेंट भले ही ना लगे, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। फिर न्यूज फ्लोज में क्या होता है कि पर्सपेक्टिव आपको डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको समझने पड़ते हैं कि किस न्यूज की वजह से ये हुआ है। बहुत सारी न्यूज आपको पता भी होती हैं, जैसे ऑयल अगर आज $90 से ऊपर है तो शायद आपको लग सकता है कि बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी ये सब नीचे जाएंगे और ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज ऊपर जाएंगी। तो ये सारी चीजें डेफिनेशन में होती हैं। और अगर आपको एक न्यूज फ्लो मैं बता देता हूं, जैसे ये न्यूज फ्लो आया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से आपके 2000 सीसी की जितनी भी गाड़ियां हैं वो रजिस्ट्रेशन दिल्ली में नहीं होगा। तो उसके पीछे कौन कौन से सेक्टर्स इफेक्ट होंगे, तो उसमें एक निकल कर आता है कि ऑटो सेक्टर में जिन जिन गाड़ियों की जो मिक्स है वो 2000 सीसी को के ऊपर है, उनको इफेक्ट पड़ेगा। जैसे एमएनएम हो गया या आपका फोर्स मोटर्स वगैरह, ये सब हो गए जो बेसिकली पैसेंजर साइड में 2000 सीसी के ऊपर की गाड़ियां बनाती है, उनको इफेक्ट होगा। मारुति को इफेक्ट होगा क्योंकि अब वो सेल्स डाइवर्ट होगी। लेकिन उसके पीछे की न्यूज ये भी है कि क्यों बैन करा गया। इसलिए बैन करा गया क्योंकि डीजल गाड़ियों डीजल एक को डिस्करेज करना था, डीजल यूसेज को डिस्करेज करना था। तो अगर डीजल यूसेज को डिस्करेज करना था तो वहां पर किसको और बेनिफिट हो सकता है, तो आईजीएल को बेनिफिट हो सकता है। तो अगर आपने 2016-17 में ये न्यूज को ट्रैक किया होता तो आपने आईजीएल में कम से कम नहीं तो इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से काफी पैसा कमाया होता। तो ये छोटी छोटी जानकारियां हैं। फिर अगर आप इंडेक्स में आते हैं, इंडेक्स ट्रेडिंग में तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए कि जैसे डेरिवेटिव्स में आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस का क्या रिलेशन है वो कईयों को नहीं पता होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर इंडेक्स में टॉप स्टॉक्स कौन से हैं, क्या वेटेज है, खाली ये पता होना चाहिए। जैसे अगर आज बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी की मैं बात करूं, अगर आप काम करते हैं तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि जो टॉप वेटेज वाला स्टॉक है वो एचडीएफसी बैंक है। फिन निफ्टी में उसका वेटेज अराउंड 32% है और बैंक निफ्टी में उसकी अराउंड 23% है। ये आपको चीजें हेल्प करती हैं। तो सब्जेक्ट नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आप विदाउट एनी सब्जेक्ट नॉलेज आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा रूल ये कहता है, अभी सब्जेक्ट नॉलेज की तो बात हो गई है, अब दूसरे रूल पर आते हैं कि आपको एग्जिट पहले पता होना चाहिए आपके एंट्री लेवल से। आप एंट्री जहां करते हैं उससे पहले आपको एग्जिट कहां होना है वो पता होना चाहिए। एग्जिट के लिए लॉस में कहां एग्जिट होना है और प्रॉफिट में कहां एग्जिट होना है। इसमें इंपॉर्टेंस क्या रखता है, क्योंकि बहुत बारी जब ट्रेडिंग करते हैं लोग या हमारे पास भी आते हैं कि कोई ट्रेड बता दीजिए, तो वो ये सोचते हैं कि हमको ये ट्रेड लेने के बाद प्रॉफिट की तरफ ही देखना है। बट व्हाट अबाउट लॉस। लॉस को अगर आपने डिफाइन कर लिया, क्योंकि एक लॉस ही ऐसी चीज है जो आपके कंट्रोल में है, आप उसको बेटर वे में मैनेज कर सकते हैं। और लॉस जितना आप कैपेबिलिटी है आप में लेने के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट टारगेट डिसाइड होगा, अदर वे राउंड नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि मेरे को 5% का रिटर्न चाहिए जी, मेरे को 10% का रिटर्न। आप कोई ऐसा स्टॉक बता दो जो मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग में 10% ले लूं, लेकिन उसके लिए वो लॉस कितना देना चाहते हैं वो डेफिनेशन उनके पास नहीं होता है। लॉस कैसा लेना चाहते हैं, 2%, 1%, 2.5%। कई कई बारी तो ऐसा देखा गया है कि इंडेक्स में बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग हो रहा है और 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लिया है। तो इतना छोटा स्टॉप लॉस या इतना एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको देनी पड़ेगी और आपको लॉस पहले पता होना चाहिए कि एडवर्स सिचुएशन में मैं कहां निकलूंगा। फिर आप उसके बाद प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। प्रॉफिट तो एक बाय प्रोडक्ट की तरह आप यूज करेंगे, जितना लॉस है
उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि मेरे को प्रॉफिट कितना लेना है। तो ये आप डेफिनेटली अप्लाई करके देखिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स निकल के आएंगे। शायद हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इसमें पहले अटेम्प्ट नहीं किया होगा ऐसी चीजें, आप पहले ले लेते होंगे और उसके बाद लॉस डिफाइन करते होंगे कि मैं कितना लूंगा। और यही कारण है कि लोग लॉस में बैठे रहते हैं और प्रॉफिट में जल्दी एग्जिट कर जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मेरा लॉस कितना है और वो प्रॉफिट मेरा खो नहीं जाए, इसके लिए वो जल्दी से एग्जिट कर देते हैं। तो डिफाइन होना चाहिए, सब कुछ डिफाइन होना चाहिए ऑन पेपर पहले से, एंट्री लेने से पहले। अब आते हैं अपन थर्ड रूल पे। थर्ड रूल कहता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है ये अप्लाई बहुत सारे लोग करते होंगे, इसमें कोई मेरी तरफ से कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक बेसिक रूल है ये कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका 1.5% से ऊपर होना चाहिए। जितना आप लॉस ले रहे हैं उसके प्रपोर्शन में, कई कई केसेस में तो मैं बोलूंगा कि आपको 1:3 का रेशियो लेना पड़ेगा। जैसे कि स्टॉक ऑप्शन में कम से कम नहीं तो आप 1:3 का रेशियो जब तक नहीं लेंगे या 1:2 का रेशियो नहीं लेंगे, तब तक आप, हो सकता है कि आपको एक आध दो केसेस में प्रॉफिट हो भी जाए, लेकिन मैकेनिज्म उस तरीके से वर्क करता नहीं है। तो इससे होगा क्या कि आपके जो ट्रेडिंग डिसीजंस हैं वो रिफाइन होंगे, इंपल्सिव ट्रेडिंग आप नहीं करेंगे। जैसे होता क्या है, देखा कि मेटल्स चल रहे हैं, मैं चूक गया टाटा स्टील में तो मैं घुस जाता हूं वेदांता में, विदाउट नोइंग कि अरे मेटल तो है, विदाउट नोइंग कि रिस्क टू रिवॉर्ड क्या रहेगा, कहाँ मैं एंट्री करूंगा, कहाँ एग्जिट करूंगा, मेरा आज मैं 2 रुपए का लॉस ले रहा हूं तो 3 रुपए मेरे को प्रॉफिट आएगा भी कि नहीं आएगा। उस तरीके से आप रैंडम ट्रेड से बचेंगे। आप जब भी इस कंडीशन पे इवेल्युएट करेंगे कोई भी चीज को 1:1.5 के रेशियो पर, तो आप लेस ट्रेड करेंगे, हाई क्वालिटी ट्रेड्स होंगे। और मैं शर्तिया आपको ये कह सकता हूं कि इवन एट 50% हिट रेशियो यानी कि सक्सेस रेशियो पर भी आप हो सकता है प्रॉफिट में हो। क्यों? उसका सिंपल सा उदाहरण ये है कि अगर मेरे 10 ट्रेड्स हैं, जैसे मैं आपको एक्सेल में बता देता हूं, ये बहुत इजी वे में है कि अगर आपके 10 ट्रेड्स होते हैं, 5 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होते हैं, 50% रेशियो क्या है, ये देखिए, ट्रेड्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स 10 हुए, प्रॉफिट ट्रेड्स, लॉस ट्रेड्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स 10, 5, ये 50% हिट रेशियो पर है। अगर मैंने 5 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में नंबर ऑफ पॉइंट्स, अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स मैंने 1:1.5 का रेशियो है, अगर मैं 10 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूं तो 15 पॉइंट का मेरा अगर मिनिमम टारगेट है, तो 15 पॉइंट एक ट्रेड में लिए, 20 पॉइंट एक ट्रेड में लिए, आपके 16 पॉइंट, 15 पॉइंट, इस तरीके से आपके लिए एक में आपको मान लीजिए 25 पॉइंट भी मिल गए, तो ये टोटल आपका बनेंगे 107 पॉइंट। ओह सॉरी, 5 ट्रेड है, तो अगर आपने एक ट्रेड में, तो ये बने 91 पॉइंट। और आप लॉस ट्रेड में अगर 10 पॉइंट्स पर भी निकलते हैं, स्लिपेज विपेज मिला के 11 पॉइंट पर भी निकलते हैं हर टाइम, तो ये खाली आप देखेंगे तो 55 पॉइंट्स ही होते हैं। तो आपके पास एडवांटेज कितने पॉइंट्स का है? 36 पॉइंट्स का एडवांटेज है, जो कि आप इनकैश कर सकते हैं। तो इवन एट 50% हिट रेशियो मैं ये कर सकता हूं। और अगर 6 ट्रेड प्रॉफिटेबल होते हैं, 60% होता है, तो आप देखिए, अगर 15 पॉइंट भी लिए मैंने, तो ये रेशियो बढ़ जाता है, 62 पॉइंट्स तक हो जाता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात है कि आपको रखना है। हम वापस स्लाइड पे चलते हैं। तो ये 3 स्टार्टिंग रूल्स थे, ये कोई रैंडम मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं बना के रखा हुआ है, ये जिस तरीके से रैंडम चॉइसेस हैं। फोर्थ जो रूल है वो ये कहता है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करेंगे,
सक्सेस रेशियो पर फोकस नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। अभी हमने देखा कि सक्सेस रेशियो अगर 50% भी है तब भी आप प्रॉफिट कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये देखना जरूरी है कि प्रॉफिटेबिलिटी होना, कैपिटल प्रोटेक्शन प्लस प्रॉफिटेबिलिटी आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए। अगर सक्सेस रेशियो 80% भी है और आप सारे खर्चे निकाल कर प्रॉफिट में नहीं है, आप बेयरली कैपिटल प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो ट्रेडिंग करने का कोई ऑब्जेक्टिव रह नहीं जाता है। तो प्रॉफिट पर फोकस करेंगे तो अल्टीमेटली सक्सेस रेशियो अगर 33% भी होगा तो मैं प्रॉफिटेबल रह सकता हूं। अगेन इस पर भी अगर हम चलते हैं यहाँ पर, तो अगर मान लेते हैं कि मैं 5 ट्रेड लेता हूं और उसमें से प्रॉफिट ट्रेड सिर्फ 2 ही होते हैं, लॉस ट्रेड मेरे 3 होते हैं। अब अगर इस 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड में मैंने प्रॉफिट को राइड कर कर या बिल्कुल समझ कर मान लेते हैं 40 पॉइंट बनाए, और जो लॉस ट्रेड है उनमें मैंने खाली 24 पॉइंट ही खोए लगभग, तो मेरा जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी आएगी वो कितने पॉइंट की आएगी, आप देख सकते हैं 16 पॉइंट की। लेकिन मेरा जो सक्सेस रेशियो है वो कितना है, दैट इज हार्डली 40%। तो 40% पर भी मैं आपको प्रॉफिट पे ला सकता हूं। और यही बहुत सारे लोग करते हैं कि ब्रोकरेज कॉस्ट लग नहीं रही है, मैं ऐसा करता हूं कि 5 लॉट ले लेता हूं, 10 लॉट ले लेता हूं, 5 रुपए में या 7 रुपए में निकल जाऊंगा, मेरे को बहुत प्रॉफिट आएगा। अब वो उन लोगों का क्या रहता है कि मैं ओवर ट्रेडिंग करूंगा या नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ेंगे, मेरा छोटा छोटा प्रॉफिट भी रहेगा तो भी मैं सक्सेसफुल बन सकता हूं। लेकिन अल्टीमेटली होगा क्या कि वो एक ट्रेड जहां पर आपने ये डिसिप्लिन फॉलो नहीं करा वो आपका क्रश कर देगा, पूरा प्रॉफिट एक दिन में जा सकता है। तो अगर आप प्रॉफिट पर फोकस करते हैं, सक्सेस रेशियो पे नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली ये आपको बेनिफिट आएगा। फिर एक और चीज आपको जो देखने वाली है वो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन कि कितना मेरा स्ट्रैटेजी में लॉस हो सकता है अगर आप स्ट्रैटेजी पर प्ले कर रहे हैं, या फिर मेरा एक पर्टिकुलर ट्रेड में कितना पर्टिकुलर लॉस हो सकता है, वो मैक्सिमम ड्रॉडाउन कहलाता है। तो ऐसी स्ट्रैटेजीज आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन जिनका कम है। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज में मैक्सिमम ड्रॉडाउन कम होता है और उसके रिलेशन में प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होती है। सक्सेस रेशियो हो सकता है कि उन स्ट्रैटेजीज का, अगर आप स्ट्रैटेजी प्ले करना चाहते हैं तो उन स्ट्रैटेजीज का नॉट इवन 60% हिट रेशियो हो, 50%, 55%, 60% हो सकता है। तो ऐसी स्ट्रैटेजीज आपको प्रॉफिट दे सकती हैं अगर मैक्सिमम ड्रॉडाउन उनका कम है। बहुत सारी सक्सेस रेशियो तो अच्छे होते हैं लेकिन एक सिंगल ट्रेड में 25% आपका ट्रेड उड़ सकता है। तो ये फोकस रखना जरूरी है आपको। फिर आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि आप जो अप्रोचेस हैं, अगर आप कोई डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं तो आप उसी डिसिप्लिन पर फोकस रहें। हो सकता है कि कुछ एक ट्रेडिंग सेशंस ऐसे आए जहां पर आप बैक टू बैक लॉसेस झेल रहे हैं। कोई भी दुनिया में कोई भी एनालिस्ट है या कोई भी ट्रेडर है वो मेरे को ये नहीं कह सकता है कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड 100% है। जो लोग आजकल आपको स्क्रीनशॉट्स भी दे रहे हैं प्रॉफिट का, एक मेरे पास क्लासिक एग्जांपल है जो मेरे को पिछले 10-15 दिनों से ओवर 1 लाख का प्रॉफिट दे रहा है कि ये मेरा प्रॉफिट है, आप मेरे को सब्सक्राइब करें और ये सब करें। तो होता क्या है कि कोई भी एनालिस्ट ऐसा नहीं है जो लॉस नहीं देख सकता या नहीं देख रहा, या ट्रेडर कोई ऐसा नहीं है। आप ट्रेडिंग करने जाएंगे तो लॉस से नहीं बच सकते हैं। वैसे ही है कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आप ये शर्तिया नहीं कह सकते हैं कि मैं 0 पर आउट नहीं हूंगा। कोई भी बड़े से बड़ा प्लेयर भी ये नहीं कह सकता है कि मैं 0 पर आउट नहीं हूंगा। और बड़े से बड़ा प्लेयर भी, मेसी जैसा प्लेयर भी गोल मिस कर देता है, रोनाल्डो जैसा प्लेयर भी गोल मिस कर देता है। तो लॉस से डरना नहीं है, लॉस को देखकर आप अपनी अप्रोच बदल नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि हम मंडे को तो ये स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, ट्यूसडे को ये स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, वेंसडे को ये स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, फ्राइडे को ये स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें, एक डिसिप्लिन में रहें। आप उन डिसिप्लिन में इम्प्रोवाइजेशन करके आप
बेटर रिजल्ट्स लाने की कोशिश करें। करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, डेफिनेटली आपको लेना चाहिए, क्योंकि जो चीजें 5 साल पहले काम करती थी वो शायद आज काम नहीं करेंगी। 5 साल पहले लोगों के पास इतना इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं था, आज वो इंफॉर्मेशन फ्लो है। और बेस्ट पार्ट ट्रेडिंग का क्या है कि आप उस इंफॉर्मेशन फ्लो, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेशन फ्लो, यूट्यूब पर ज्ञान मिल रहा है, आज के दिन आपको गूगल पे ज्ञान मिल रहा है, न्यूज चैनल्स भरे पड़े हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, लेकिन इंफॉर्मेशन को कैसे आप ट्रेड इफेक्टिवनेस में कन्वर्ट करेंगे वो देखने वाली बात है। और ये सारे इंफॉर्मेशन जो फ्लो हैं वो डिस्ट्रैक्शन है। तो इसीलिए आप जब भी ट्रेड करें, आप एक अप्रोच के साथ ट्रेड करें, कंफ्यूज ना करें अपने आप को। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में, और वो ट्रेडिंग आपकी इफेक्टिव बन सकती है। छठा रूल ये है कि आप मल्टीपल ओपन पोजीशंस ना रखें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जब वो ट्रेडिंग करते हैं, चाहे भले ही वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो या इंट्राडे ट्रेडिंग हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्या होता है, आपने बहुत सारे स्टॉक्स ले लिए, जैसे जैसे बनता रहा, अरे ये तो दूसरे दिन ऊपर आ ही जाएगा, इंट्राडे को बीटीएसटी में कन्वर्ट कर लिया, तो वो एक ओपन पोजीशन हो गई, फिर वो मैनेज कर रहे हैं चीजों को। तो एटलीस्ट वो चीज को आप अवॉइड कर सकते हैं अगर मल्टीपल ओपन पोजीशंस नहीं रहेंगी। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में बहुत अधिकतर देखा जाता है, क्योंकि एक सेक्टर चल रहा होता है, तो सेक्टर के सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। आपके पास आईसीआईसीआई बैंक भी होगा, आपके पास कोटक भी होगा, आपके पास आईडीएफसी बैंक भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो वो चीजें आप अवॉइड करें। एक टाइम होराइजन अगर आपने सेलेक्ट किया है तो उसमें 1 या 2 ट्रेडिंग पोजीशंस आपकी ओपन रहेंगी, तो आप कॉन्सेंट्रेट अच्छी तरह कर पाएंगे, आप मैनेज अच्छी तरह कर पाएंगे। हो सकता है कि आपको आज रिजल्ट ना मिले, इंस्टेंट रिजल्ट ना मिले, बहुत बारी होता है। आज बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर मान लेते हैं कि डीएलएफ एक बहुत पॉपुलर स्टॉक है रियलिटी में, वो काफी 6-7% मूव कर गया, उसके मुकाबले ओवरऑल रियलिटी या शोभा उतना अच्छा मूव नहीं करा। शोभा डेवलपर्स स्टॉक है, वो करीबन करीबन 5-6 दिन कंसोलिडेट किया अंडर 600, लेकिन एक बार ही वो 600 के पार निकला, तो आज की तारीख में 690 भी गया। तो ये मैकेनिज्म आप फॉलो करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन आपका बना रहेगा। हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट ना मिले, लेकिन अगर आपकी अप्रोच सही है, अगर आपका मैकेनिज्म प्रॉपर है, जिस भी अप्रोच पर आप फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर हम अप्रोचेस की बात नहीं करेंगे, अप्रोचेस की बात आप टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करें या डेरिवेटिव एनालिसिस फॉलो करें, उसके लिए हम लोग अलग से एक वेबिनार रख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोई भी अप्रोच आप फॉलो करें, आप डिस्टर्ब नहीं हो, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, और कंसंट्रेशन 1-2 ट्रेड्स पर रखेंगे तो डेफिनेटली होगा। हाँ, ये जरूर आप कर सकते हैं, कई बारी हमने देखा है कि एक स्टॉक का ट्रेड ओपन है, एक इंडेक्स का ट्रेड ओपन है। वैसे मेरी पर्सनल राय तो ये है कि अगर आप स्टॉक पर फोकस कर रहे हैं तो स्टॉक्स पर करें, इंडेक्स पर नहीं करें, और जो इंटर सेगमेंट अप्रोचेस हैं उनको आप बहुत हद तक हो सके तो अवॉइड करके चले। ये मेरा मानना है पर्सनल, लेकिन आप अपने मालिक खुद हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि लोग लॉसेस में एवरेज करना चाहते हैं। वो ये देखते हैं, अरे मेरे को 5 रुपए का लॉस हो रहा है, मैं इसको एवरेज कर लेता हूं, मेरा 2.5 रुपए का लॉस रह जाएगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या रहती है, आप देखिए, अगर आप लॉस में एवरेज करते हैं तो क्या होगा, आपने इनिशियल ट्रेड जो लिया वो मान लेते हैं 100 रुपए पर लिया, ठीक है। अब आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि 5% अगर चलेगा वो स्टॉक, यानी कि 105 जाएगा, तब मैं एग्जिट कर लूंगा। उसके लिए मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 5% का ही मैंने डिफाइन करा, राइट। अब क्या होता है, वो चला गया स्टॉक 97 पर, आपने बोला कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो तो अभी भी 95 ही है। आपका स्टॉप लॉस कहां था, आपका स्टॉप लॉस 5% का था, तो 95 आपका स्टॉप लॉस था, 95 रुपीज आपका स्टॉप लॉस था। अभी वो 97 है, मैं एवरेज कर सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं एवरेज कर सकता हूँ, तो मैं एवरेज कर लेता हूँ। अब इसमें क्या हुआ कि आपकी पोजीशन साइज डबल हो गया, और आपका जो
इनिशियल रिटर्न एक्सपेक्टेशन था, वो अब 97 को 105 जाने में कितना टाइम लगेगा, कितना परसेंटेज मूव एक्स्ट्रा चाहिए आपको? आपको 3 और 5 8 रुपए चाहिए, और 8 रुपए वो 97 पे चाहिए। तो अब वो 8% मूव चाहिए आपको, वही 5% पहुंचने में। 8% मूव चाहिए 105 तक पहुंचने में, ठीक है। भले ही आपका एवरेज कितना हो गया, एवरेज 98.5 हो गया, लेकिन मेरा जो पोजीशन है वो डबल हो गया। इमेजिन अ सिचुएशन कि वो स्टॉक 95.50 आ जाता है, आप कई बारी पैनिक कर जाते हैं, 95.50 आ गया, 95 हो गया, चलो ठीक है मैं 95.50 को देख लेता हूं, मैं 95। इसमें होता क्या है कि फिर लोग सब्जेक्टिविटी घुसा देते हैं, सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व कर लेते हैं। अभी क्या होता है, 95 के नीचे भी ट्रेड करेगा ना वो स्टॉक, तो भी अरे आ जाएगा ऊपर, फिर आता है एक पैनिक बटन कि 93 हो गया ये तो, अरे तुम्हारी तो 93 हो गया, मेरे पास पोजीशन बहुत है। तो उसमें होता क्या है कि एवरेज में आप जब भी लॉस एवरेज करते हैं लॉस में, तो आपको ये एक तरीके से ट्रैप समझना चाहिए। आप 10 में 8 बारी लॉस करते ही करते हैं, वो कभी भी वापस आता नहीं है ऊपर। आप करके देख लीजिएगा, खाली 2 बारी ऊपर आएगा, आपको लगेगा कि नहीं 2 बारी ऊपर आया था, इस बारी भी, तीसरी बारी भी ऊपर आएगा। एग्जिट एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। सिंपल इसलिए है क्योंकि उसमें स्ट्रेस लेवल नहीं होगा। अगर आप एवरेज करेंगे फिर वो उसके बाद नीचे आएगा, तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस भी होगा, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, और जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है उसमें भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे। इससे फार बेटर है कि लॉस हो रहा है, आप कंफर्टेबल नहीं है, आप एग्जिट हो जाइए, या फिर उसी को रखिए 95 तक। हो सकता है कि 95 के बाद वापस मोमेंटम पकड़े और वापस आपकी अपॉर्चुनिटी बने, ठीक है। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो एक बारी आप निकल भी सकते हैं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी या नेक्स्ट मोमेंटम में आप जा सकते हैं। इसका क्लासिक एग्जांपल स्टॉक ऑप्शंस में आता है। स्टॉक ऑप्शंस में आपको मोमेंटम चाहिए, किसी भी स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए मोमेंटम की आवश्यकता होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस ले लेते हैं, फिर वो जरा सा आपके फेवर में नहीं जाता है ऑप्शन, तो आप एवरेज कर लेते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि जो स्ट्राइक प्राइस मैंने ली है वो ऑलरेडी आउट ऑफ द मनी थी, अगर मेरे वो एडवर्स गया है तो वो और आउट ऑफ द मनी हो गई है। इस पर भी अगर मैं चलता हूं, तो मान लेते हैं कि आपने HCL टेक को 1200 की स्ट्राइक प्राइस ली, अभी स्पॉट चल रहा है, ये स्ट्राइक प्राइस है, स्पॉट लेवल चल रहा है मान लेते हैं 1150। आपने 1200 की स्ट्राइक प्राइस ली 16 रुपए में, ठीक है। अभी क्या हुआ कि स्पॉट लेवल है वो 1130 आ गया, तो नो डाउट ये एवरेज अगर करने जाएंगे, या ये पर्टिकुलर जो ऑप्शन प्राइसिंग है वो मान लेते हैं कि 11 रुपए रह गए, अब इसमें, या 10 रुपए रह गए, अब इसमें आप एवरेज करोगे। एवरेज करने में होगा क्या कि आपको ये दिखेगा कहां पर, ये आपकी एवरेज तो हो गई 13 रुपए, लेकिन हो सकता है स्पॉट 130 हो गया या 125 हो गया, 1125 हो गया। अब 1125 को 1200 जाने में कितना परसेंटेज गेन चाहिए? तो करीबन करीबन आपको जो 1150 पे था उससे भी एक्स्ट्रा आपको मोमेंटम इसमें चाहिए। तो ये 75, करीबन 6% का मूव आपको लेना पड़ेगा। पहले आप कितना ले रहे थे? खाली 4% का मूव, तो 6% ऑन अ डबल पोजीशन, और टाइम वैल्यू का इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। तो ये चीज आपको काफी हद तक ट्रैप कर सकती है, और आपका इतना लॉस हो सकता है कि आपका जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड ही नहीं रहे, और आपको दिक्कत फिर आगे आ सकती है। तो इसीलिए
एवरेज ना करें जब लॉस हो रहा है। तो अब आते हैं हम इस बात पर कि पेशेंस कितना बड़ा रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में। क्योंकि देखिए, आप कोई वीडियो गेम नहीं खेल रहे हैं, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपको अपॉर्चुनिटी के लिए ट्रेड करना है। आप इंडिविजुअल ग्राउंड पे ट्रेड कर रहे हैं, आप किसी ब्रोकर के इन्फ्लुएंस में ट्रेड नहीं कर रहे हैं कि भाई ब्रोकरेज निकल जाए या फिर मेरे को ट्रेडिंग जितना मैं करूंगा उतना मेरे को वॉल्यूम जनरेट होगा और मेरा कम मार्जिन पर भी प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है। तो ये आप नहीं करें, आप हमेशा ट्रेडिंग करें अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर अपॉर्चुनिटी है तो आप ट्रेड करें, पेशेंट रहें। कई कई बार ऐसा होता है कि 12 बजे तक कोई ट्रेड नहीं मिलता, साइडवेज मार्केट होता है। आपकी हो सकता है स्ट्रैटेजी मोमेंटम वाली हो, साइडवेज स्ट्रैटेजी नहीं हो, तो आपको नहीं मिलेगा। कई बार हमने ये भी देखा है कि जिन लोगों की स्ट्रैटेजी साइडवेज बनती है, यानी कि अगर मार्केट साइडवेज है तो वो पैसा कमाते हैं, उस तरीके की स्ट्रैटेजी बनती है, तो वो लोग कभी भी जो प्रोप्राइटरी लेवल पर ट्रेडर होते हैं या जो स्किल ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास एक पर्टिकुलर स्किल सेट है, तो वो लोग क्या करते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड ही नहीं करेंगे, वो बैठे रहेंगे। कभी तो मार्केट उनको है कि उनके हिसाब से आएगा, और जिस वक्त आएगा उस वक्त वो अपॉर्चुनिटी को इनकैश करेंगे और बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। तो ये आपको देखना पड़ेगा अपनी स्ट्रैटेजी। जब कोई भी आप स्ट्रैटेजी अपनाते हैं तो स्ट्रैटेजी के पीछे क्या है, या अगर आप रैंडम ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो भी मैं ये कहूंगा कि आप एक डिसिप्लिन के तहत आए। आप कुछ भी ट्रेड करेंगे तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल नहीं होगा। आपको हर एक सिचुएशन में एक्ट नहीं करना है, और आपको ये सीखना बहुत जरूरी है कि कब ट्रेड नहीं करना है। बहुत सारे लोगों की ये परेशानी होती है कि स्क्रीन के सामने 10 बजे से बैठे हुए हैं, 12 बजे तक कुछ मूवमेंट ही नहीं हुआ, चलो कॉल ही ले लेते हैं, चलो पुट ही ले लेते हैं, चलो ऐसा करते हैं कि आईटी चल रहा है, आईटी का विप्रो स्टॉक ले लेते हैं क्योंकि विप्रो बहुत नीचे आया हुआ है। तो ये सारी चीजों पर आप फोकस ना करके अपॉर्चुनिटी पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। फिर हम लोग बात करते हैं कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। बहुत सारे लोग इस बात से इफेक्ट हो जाते हैं कि पिछला मेरा ट्रेड कैसा गया है। पिछला ट्रेड में अगर लॉस हुआ है या बैक टू बैक 2 ट्रेड्स मेरे लॉस में गए हैं, तो वो बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है। और अगर वो ट्रेड बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा तो होता क्या है कि आपकी जो ट्रेडिंग डिसिप्लिन या जो आप ट्रेड में अचीव करना चाहते हो, जो आपको अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हो रही है, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। अगर मैंने ये सोचा कि मेरे को 2 ट्रेड में पिछला लॉस हो चुका है और मेरा करीबन 5% का लॉस हो चुका है, और अगर वो कोई अपॉर्चुनिटी मेरे को मिलती है जिसमें कि हो सकता है कि 10% की पॉसिबिलिटी हो, तब भी मैं अगर डरूंगा, अगर मैं बैक ऑफ द माइंड वो लॉसेस लेके चलूंगा, तो मैं हो सकता है कि डरूं, और डर के कारण आउट ऑफ फियर या ग्रीड वो बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस पोजीशन में आपको ला देंगे। तो पॉइंट ये है कि आप जितना पीछे का बैकलॉग पीछे ही रख के चलेंगे तो आपको प्रॉफिट होने की संभावनाएं ज्यादा है। हो सकता है आपका लॉस कवर हो जाए। इसका उलट भी होता है, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। बहुत बारी ये चीज देखी है, बहुत सारे लोगों ने 5 लाख से 1 करोड़ तक बनाया हुआ है, लेकिन होता क्या है कि कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है, कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ट्रेड को ट्रेड की तरह ही देखना है। वो ही सोचते हैं कि ठीक है, ये ट्रेड कर लेता हूं, इसमें कितना जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2,000, 5,000, 10,000, 15,000 जाएगा। तो वो उस मैकेनिज्म से करते हैं कि ठीक है, लॉस हो भी गया तो कोई बात नहीं। लेकिन ट्रेड को ट्रेड की तरह आप देखेंगे तो उसमें लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। तो इसीलिए अगर आप प्रॉफिट में भी हैं तो कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, और अगर लॉस में है तो डर जाते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको ट्रेड सेटअप को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से आप ट्रेड करेंगे तो ट्रेड अपॉर्चुनिटी प्लस आपका जो बैकलॉग है उसको रिमूव करके, बिल्कुल रिमूव करके चलेंगे तो डेफिनेटली आपको जो आपकी ट्रेड इफेक्टिवनेस है, ट्रेड एग्जीक्यूशन की इफेक्टिवनेस है, वो बढ़कर आएगी। तो
इस बात पर आप विशेष ध्यान रखेंगे और इसको आप इम्प्लीमेंट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो अभी जो 3 चीजें मैंने डिस्कस करी, जो आगे भी 2 चीजें और डिस्कस करूंगा मैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप करके देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। अब रूल क्या कहता है, जो 10th रूल मेरे हिसाब से होना चाहिए, ऑलवेज मेजर योर आउटकम इन परसेंटेजेस। होता क्या है, हम लोग अधिकतर जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो एक टेंडेंसी आ जाती है। टेंडेंसी क्या आती है, 1000 रुपए के स्टॉक में भी अपन 10 रुपए देख रहे हैं, और 52 रुपए के स्टॉक में भी 10 रुपए देख रहे हैं, और लॉस में भी ऐसा ही होता है। प्रॉफिट में भी देख रहे हैं कि 1000 रुपए में भी 10 रुपए लेंगे, बहुत मजा आएगा अपन को, अपन 100 शेयर ले लेते हैं, 1000 रुपए बन जाएंगे। और यही टेंडेंसी आपकी छोटे स्टॉक्स में भी रहती है, जो प्राइसिंग में छोटे हैं। मैं स्टॉक्स को छोटा नहीं बोल रहा हूँ, प्राइसिंग में छोटे हैं। अगर 50 रुपए का भी स्टॉक है तो उसमें भी हम 10 रुपए का प्रॉफिट ढूंढते हैं। तो वहां पर हम 1000 क्वांटिटी लेते हैं, ये सोचकर कि 10 रुपए चल जाएगा तो मेरे को 1000 क्वांटिटी में 10,000 रुपए आ जाएंगे। तो हम ऐसा ही लॉस में भी सोचते हैं। लॉस में कैसे सोचते हैं कि 50 रुपए का स्टॉक है, 2 रुपए तो टूटा है, अरे 2 रुपए ही तो टूटा है, ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन हम अगर वही मारुति जैसा स्टॉक अगर 50 रुपए टूट जाता है, मारुति कहाँ चल रहा है 10,500 पर, अगर वो 50 रुपए भी टूट जाता है तो हम पैनिक में आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए ये डिजास्टर है। आप हमेशा आउटकम को, चाहे वो लॉस का आउटकम हो चाहे प्रॉफिट का आउटकम हो, उसको आप मॉनिटर करें परसेंटेजेस में। अगर आप ये अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में लेकर आ जाएंगे बदलाव, तो बहुत फायदा आपको होने वाला है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 50 रुपए पर अगर मैं 10% का हिट लेता हूं तो मेरे को 5 रुपए का लॉस होता है, राइट। यही अगर मैं मारुति जो कि 10,000 पे चल रहा है उसका 5% कैलकुलेट करूं तो कितना होगा, आप समझदार हैं। तो वो 500 रुपए के अराउंड आपका बैठेगा। तो कभी 500 रुपए मारुति नहीं गिरता इतनी जल्दी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर मारुति में हमने पोजीशन बना ली, या लोग डरते हैं, अरे मारुति में हम कैसे पोजीशन बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि अगर वो नीचे आएगा तो मेरे को 200 रुपए पर शेयर का नुकसान हो जाएगा, या फिर मेरे को 300 रुपए पर शेयर का नुकसान हो जाएगा। तो वैल्यू टर्म्स में आप देखेंगे तो कभी भी आप ट्रेड को उतनी इफेक्टिवनेस नहीं दे पाएंगे। आप कैपिटल एलोकेट उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे। क्यों ऐसा होता है कि 50 रुपए वाले स्टॉक में 1,000 शेयर लेने के चक्कर में आप 50,000 इन्वेस्ट कर देते हैं। सेम 50,000 अगर आप मारुति में इन्वेस्ट करेंगे, वो कभी होता नहीं। मारुति में तो क्या बोलेंगे आप, अरे 10,000 में अगर 50,000 तो 5 शेयर का मैं क्या करूंगा, 5 शेयर में तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वही अगर परसेंटेज खेलोगे आप, तो 50,000 अगर आपने 50 रुपए वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करे हैं, तो अगर वो 10% बढ़ता है तो 50,000 का 5,000 रुपए बनेंगे आपके, ठीक है। 50 रुपए से वो 55 रुपए गया। और वही मारुति में अगर आपने 5 शेयर लिए हैं और वो 5% बढ़ा है, तो 10% बढ़ेगा तो वो भी आपको उतना ही पैसा देगा जितना आपको एक छोटा स्टॉक देगा। तो ये माइंड से आप निकालना पड़ेगा आप लोगों को, जो लोग भी इसको फॉलो करते हैं, कि छोटा स्टॉक लूंगा, मेरे को ज्यादा शेयर्स आएंगे और मैं ज्यादा कमा सकता हूं। इसका फ्लिप साइड हमने बहुत देखा है। जेपी एसोसिएट में बहुत सारे लोगों ने यही किया, 30 रुपए पर ले लिया, 25 रुपए पर यही सोच रहे हैं, अरे यार अभी तो 5 ही रुपए गए हैं, 5 रुपए में क्या होता है, अब भी आ जाएगा 5 रुपए। फिर क्या होता है, वो और 5 रुपए चला जाता है, फिर बोलते हैं 10 ही रुपए तो गए हैं। तो इसीलिए 500 रुपए के स्टॉक में अगर आपको 2%, अगर आप देखेंगे कि मेरे को 2% लेना है, चलेगा वो भी 10 ही रुपए। लेकिन एक साइकोलॉजी आपकी इफेक्ट होती है। 2% 2% है किसी भी वे में, लेकिन 10 रुपए 2% के बराबर नहीं हो सकता हर एक केस में। 500 रुपए के लिए वो 10 रुपए और 2% सेम हो सकता है, लेकिन मारुति के लिए 10 रुपए और एक पीएनबी के लिए 10 रुपए सेम नहीं है। तो वो है। तो इसीलिए लॉस को मिटिगेट करने के लिए परसेंटेज में आप चलेंगे, या ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए परसेंटेज में चलेंगे, तो डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। अब हम क्विकली
इस बारे में बात कर लेते हैं कि पोजीशन साइज मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग में पोजीशन साइज मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने देखा है कि पोजीशन साइज मैनेजमेंट रिस्क प्रोफाइलिंग से जुड़ा हुआ है। अगर आप उतना रिस्क नहीं उठा सकते जितना आपको उठाना चाहिए, तो उस हिसाब से आपकी पोजीशन साइज डिफाइन होगी। आज हम स्टॉक ऑप्शंस में देखते हैं या इंडेक्स ऑप्शंस में देखते हैं, लोग हिंडाल्को जैसे शेयर का स्टॉक ऑप्शन ले लेते हैं, या फिर एसबीआई जैसे स्टॉक का ऑप्शन ले लेते हैं जिनका कि लॉट साइज 3000 या 5000 है। आइडिया में 9000 या 16000 का लॉट साइज है, आई डोंट नो, मैं आइडिया इतना देखता नहीं हूं। तो उसमें होता क्या है कि वो पोजीशन साइज मैनेज ही नहीं हो पाती। या फिर अगर स्टॉक ट्रेडिंग भी करते हैं तो शुरुआती दिनों में क्या होता है, वो सोचते हैं कि चलो हम बिगनर हैं, 100 लिए हैं। अब फिर किसी ने बोल दिया, किसी दोस्त ने बोल दिया या किसी ने बोल दिया कि अरे 100 शेयर में तो कितना कमाएगा तू, 500 शेयर मार, 1000 शेयर मार। अब वो मैनेज ही नहीं होगी आपसे, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपने इमोशंस को, अपने पूरे लॉस मैकेनिज्म को या प्रॉफिट मैकेनिज्म को। होता क्या है, प्रॉफिट में भी कई बार ऐसा होता है कि आपने 1000 शेयर ले लिए, जैसे मान लीजिए कि मारुति के एकदम से आपने 2000 शेयर 200 शेयर ले लिए। अब वो मारुति चला 200 रुपए 300 रुपए एकदम से भागा। अब आपका कंफर्ट जोन ही नहीं है वो पोजीशन साइज का, तो आप उतना एडवांटेज ले ही नहीं पाओगे जितना एडवांटेज एक स्टॉक दे रहा है। या फिर बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स आपके 6-7% मूव कर जाते हैं। लोगों को लगता है कि अरे यार मार्केट तो बहुत पॉजिटिव है, मेटल्स बहुत पॉजिटिव हैं, या कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर बहुत पॉजिटिव है, मैं अगर थोड़ा सा रिस्क लेकर 200 शेयर कर लेता हूं अपनी पोजीशन साइज, आपकी पोजीशन साइज 100 थी, 200 कर लेता हूं तो मेरे को प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है। लेकिन उसी दिन हो सकता है कि वो 5% नीचे टूट जाए। ऐसा अभी 12 तारीख को हुआ। अभी तक क्या हो रहा था, 20,000 बहुत चला मार्केट, लेकिन मिड कैप्स में इतनी सारी पोजीशंस क्रिएट हो गई, एकदम से डंप हो गया। तो वहां पर अगर आपने पोजीशन साइज मैनेजमेंट ढंग से नहीं किया होगा तो आपकी लॉस रिकवरी में अब प्रॉब्लम आ सकती है। इंजीनियर्स इंडिया बोलिए आप, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे, इंजीनियर्स इंडिया का मैंने खाली नाम लिया है, कोई पर्सनल बायसनेस नहीं है मेरी, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 7-8% गए। जितने भी पीएसयूज बैंक जो अदर देन एफएनओ थे, वो 7-8% गिरे। यूको बैंक हो गया आपका, सेंट्रल बैंक हो गया। तो वहां से अगर आपने पोजीशन साइज प्रॉफिट आपने किया 200-300 पर, और आपने एकदम से ये सोचकर कि 20,000 का लेवल आ गया है, आपने सारे अपने जो गेट्स थे वो खोल दिए और 500-1000 शेयर ले लिया कि कल तो प्रॉफिट आएगा ही आएगा 100%। लेकिन हुआ क्या, ठीक उसका उल्टा। तो पोजीशन साइज जो अगर आपको इंक्रीज भी करनी है या डिक्रीज भी करनी है तो वो आप ग्रेजुअली करें। फिर मार्केट सेंस आपको होना चाहिए। अगर वॉलेटाइल मार्केट है, किसी वजह से मार्केट में कुछ चीजें हो रही हैं, तो डेफिनेटली आप अपना पोजीशन साइज रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम आते हैं कि रिग्रेट बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मार्केट्स में अपॉर्चुनिटी है और आगे भी आएगी। 20,000 पर भी अपॉर्चुनिटी थी, 6,000 पर भी अपॉर्चुनिटी थी, तो 40,000 जब मार्केट हो जाएगा तब भी अपॉर्चुनिटी आएगी। रिग्रेट कहाँ होता है, अरे मैं तो 20% ही लेके निकला, मेरे को मिल सकते थे 40%। नहीं, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको 20% ही मिलने थे, और आपने वो टारगेट लेके चले थे कि 30% मिलना चाहिए मेरे को। आप खुश रहो ना, आपको 30% रिटर्न मिल गया, खुश रहिए। 40% 50% में वो स्टॉक मूव कर गया, चलने दो। आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी लगेगी, दोबारा कंडीशन मीट आउट होगी, आप दोबारा लीजिए, दोबारा आप उसमें कमा सकते हैं। लेकिन जो मैकेनिज्म आपने तैयार किया है वो आप करिए। और इसमें एक चीज और देखी है कि आप कभी भी बॉटम पे बाय नहीं कर सकते और कभी भी आप टॉप पे सेल नहीं कर सकते। ये बहुत कम ऐसे इंस्टेंसेस आपको मिलेंगे जहां पर ये चीज होगी, लेकिन हाफ द टाइम आप उसको अचीव नहीं कर सकते। और मार्केट ऐसे ही चलता है। 80% पेरेटो इफेक्ट यहाँ पर भी चलेगा। 80% लॉजिक पर काम करता है, 20% आप इरेशनल बिहेवियर मान सकते हैं। तो हमारा जो भी ट्रेडिंग सेटअप है या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, वो
लॉजिक्स पर ही काम करती है, वो इरैशनल बिहेवियर पे नहीं करती। तो इरैशनल बिहेवियर हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए रिग्रेट तो आप करिए मत। अगर लॉस भी हो गया और लॉस होने के बाद वो आपके फेवर में आ गया, तब भी आप रिग्रेट ना करें। हो सकता है कि आपको नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले और उसमें सारा का सारा लॉस आप कवर कर लें। तो ये मैकेनिज्म आप बिल्कुल ध्यान रखिए। ये जो 6-7 पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस करे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट एवरेज, वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, बैकलॉग कैरी ना करें, परसेंटेज में मेजर करें, पोजीशन साइज मैनेजमेंट, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हमारे लास्ट स्टेज पर। तो लास्ट स्टेज में ये है, 5 मिनट और लूंगा मैं आपके। लास्ट स्टेज में ये है कि इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये सबको पता होता है कि इमोशंस कंट्रोल नहीं करने हैं। ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अगर कोई रूल्स की मैं बात कर रहा हूं ट्रेडिंग की और मैं इमोशंस को पर बात नहीं करूं तो शायद इनकम्प्लीट होगा। इस पर हम ज्यादा एम्फोसिस इस वेबिनार में नहीं देंगे क्योंकि इमोशंस आपको पता ही है कि किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, आपको ओवर ट्रेड करने को मजबूर करते हैं, तो वो मत करिए। रिवेंज ट्रेडिंग जो है वो बहुत गलत होती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि आपको लॉस हो गया, लॉस होने के बाद आप करे चले जा रहे हैं कि मैं प्रॉफिट में आऊंगा, नहीं आ सकते। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा कि अगर आपने जब भी रिवेंज ट्रेडिंग करी है, आप कभी भी लॉस से प्रॉफिट में आए नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करी है और ब्रोकरेज पे करा है। ग्रॉस प्रॉफिट भले ही आ जाएगा आपको, 5,000 का ग्रॉस प्रॉफिट से आप 2,500 के प्रॉफिट में भी आ गए, लेकिन जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपने पे करी है या जो आपने ब्रोकरेज पे करी है वो आपका पूरा पूरा 2,500 रुपए खा जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, प्रीएम्प्ट नहीं करना है। प्रीएम्प्ट क्या होता है? बहुत बारी ग्रीड और फियर के कारण आप प्रीएम्प्ट कर जाते हो, और फियर के कारण तो करते ही। स्टॉप लॉस आपका 95 है, 95 स्टॉप लॉस है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो? आपको लगता है यार लॉस हो गया, लॉस हो गया, बहुत लॉस हो गया, आप 95 आने से पहले ही एग्जिट कर जाते हो। फिर आप देखते हो कि 95 कभी आया ही नहीं, ऊपर चला गया। तो ये आपको प्रीएम्पशन रोकना पड़ेगा। प्रॉफिट में भी ऐसे ही होता है। प्रॉफिट में मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, बहुत वाइडली नोन फेस है हमारे स्टॉक मार्केट में उनका। तो वो उनका कहना ये था, और मेरे को बात बहुत अच्छी लगी उनकी, कि लोग स्टॉक मार्केट में ना लॉस से नहीं डरते हैं, प्रॉफिट से डरते हैं। लॉस वो कितना ही झेल लेंगे, लेकिन प्रॉफिट उनको हजम नहीं होता। तो प्रॉफिट में भी प्रीएम्पशन गलत है। एकदम से लॉस आपको दिखा 5 पॉइंट का, जैसे ही ऊपर आया 3 पॉइंट, बेचो इसको। अपन को नहीं मैनेज करना, बेचो। क्यों भाई? जब आपने लॉस 5 रुपए का देखा है तो आप प्रॉफिट भी 5 रुपए का देखो ना। आप 3 रुपए पर क्यों निकल रहे हो? या प्रॉफिट आप 10 रुपए का देखो ना, मना किसने किया है? तो प्रीएम्पशन प्रॉफिट के केस में भी नहीं करना है और लॉस के केस में भी नहीं करना है। और एक और चीज जो बहुत हद तक लोग करते हैं, एक पॉजिटिव ट्रेंड था, जैसे ही स्टॉप लॉस लगा नेगेटिव ट्रेंड में घुस गए, और उसका खामियाजा आप कल के ट्रेड में भुगता होगा लोगों ने। जैसे ही पॉजिटिव मार्केट खुला, पॉजिटिव ट्रेंडिंग मार्केट था, उसके बाद हुआ क्या? बुलिश पोजीशन ली, सेलिंग आई मार्केट में, लोगों ने अपना स्टॉप लॉस काटा, फिर काटते ही नेगेटिव पोजीशन ले ली विदाउट थिंकिंग कि क्या सेटअप है, क्या मार्केट सिनेरियो बन रहा है, और उन्होंने फिर से लॉस खाया। क्योंकि लास्ट में आते आते मार्केट फिर से रिकवर कर गया, अपने वीवैप से रिकवर कर गया, जिसको कि हमने बखूबी हमारे प्रीमियम चैनल में देखा था। तो ये सारी चीजें हैं, इमोशंस कंट्रोल करना है। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ऑप्टिमाइजेशन वर्सेस मैक्सिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन होता है कि अपने रिसोर्सेज, जितने भी आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनका आप किस ढंग से यूज करते हैं। मैक्सिमाइजेशन क्या होता है कि अल्टीमेट जो गोल रहता है कि भाई ठीक है, मेरे को अगर 50 ओवर्स हैं तो 300 बॉलें हैं, तो 300 बॉलों पर मैक्सिमम रिजल्ट क्या आ सकता है? हर बॉल पर अगर छक्का लगे तो, हर बॉल पर अगर 6 लगे तो 1800 रन बन सकते हैं, वो मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट, अक्सर क्या होता है ट्रेडिंग में, हम लोग हमेशा जब भी घुसते हैं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारे दिमाग में होता है। जितना हो सके प्रॉफिट मैक्सिमम, कहां तक जाएगा, टारगेट तक जाएगा नहीं जाएगा,
तो वो सारी चीजें मैक्सिमाइजेशन की तरफ होती है। तो कई बार हमने देखा है कि मैक्सिमाइजेशन से बेटर रिजल्ट्स आपको ऑप्टिमाइजेशन से मिलते हैं। तो बैलेंस मेंटेन करिए, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हर सिचुएशन में नहीं मिलेगा। आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि मार्केट है और मार्केट्स में ऐसा ही होता है। इसीलिए बहुत बारी हमने देखा है हेजिंग हम करते हैं क्योंकि हम मैक्सिमाइज नहीं कर सकते प्रॉफिट को, इसीलिए अपने लॉस को मिटिगेट करने के लिए या प्रॉफिट को लॉक करने के लिए हम हेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो वो एक परफेक्ट एग्जांपल है ऑप्टिमाइजेशन का। और लास्ट में जाते जाते मैं आपको यही बोलूंगा कि एनालिसिस ट्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर एक ट्रेड को दिन के एंड में एनालाइज जरूर करें। ड्यूरिंग द मार्केट आप नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपका इफेक्ट होता है, वो आपके जो मैंने आपको रूल नंबर 9 बताया उसके अगेंस्ट जाएगा। तो इसीलिए आप मार्केट खत्म होने पर आप ट्रेड का एनालिसिस करें, क्या गलत गया, क्या सही हो सकता था, वो सारी चीजें करें। ये आपको नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करेगा। करेक्टिव एक्शंस आप ले सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो मेरा मानना यह है कि जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे अपने ट्रेडिंग का, तब तक आपकी ट्रेडिंग कंप्लीट नहीं होगी। तो विद दिस थॉट इन प्रोसेस, मैं लास्ट में आपको यही बताना चाहूंगा कि ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जिस पर आप फोकस कर सकते हैं। लर्निंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। जो कि हम लोग बात कर रहे हैं कि इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हो आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बदल सकते हो ओवर द टाइम। एक कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, दूसरा तो लर्निंग आज की तारीख में हो सकता है कि वॉरेन बफे जो कि हमारे टाइम के एक बहुत बड़े ट्रेडर इन्वेस्टर हैं, वो भी लर्निंग आज की तारीख में भी कर रहे हैं। जॉर्ज सोरस भी आज की तारीख में कर रहे हैं, ये बड़े बड़े नाम हैं। तो लर्निंग कभी रुकती नहीं है। आप किसी भी बड़े प्रोफेसर से पूछ लीजिए, वो यही बोलेंगे कि मैं अभी इस विषय का विद्यार्थी हूं या स्टूडेंट हूं। आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा, पढ़ने का कोई ऑल्टरनेटिव मेरे पास तो नहीं है। जितनी भी आपके पास न्यूज फ्लो आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है, उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव ढूंढिए। जीरो लॉस स्ट्रैटेजी या ट्रेडिंग स्टाइल एक मिथ है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे अरे मेरी स्ट्रैटेजी तो जीरो लॉस है, आप कर लीजिए। नहीं, टाइम बार ट्रेड को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप टाइम बार नहीं करेंगे ट्रेड को, तब तक कई बार ही होता है ना तो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है ना टारगेट हिट हो रहा है। आपको अपने टाइम होराइजन के हिसाब से टाइम बार करना पड़ेगा। अगर आप इंट्राडे हैं, वो 325 पर आप टाइम बार कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म है, 3 महीने के बाद 3 महीने तक नहीं चल रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट करना है, तो वो आप डिसीजन खुद ले सकते हैं। कॉपी तो करिए ही मत किसी का ट्रेड। आज मेरी ट्रेडिंग स्टाइल आपसे अलग है, तो अगर आप कॉपी करेंगे तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि मेरे को लॉस क्यों हुआ, आपको प्रॉफिट कैसे होगा। तो वो वाली चीज आप बिल्कुल ना करें। लर्न टू स्टॉप ट्रेडिंग इन बोथ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो, आपको स्टॉप, फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। लिमिटेशंस को रिस्पेक्ट करिए। स्टॉप लॉस इंटीग्रल पार्ट है ट्रेडिंग सेटअप का, ये आपको जानना जरूरी है। और लॉस जो है वो खाली मिटिगेट हो सकता है, वो बिल्कुल आपकी जिंदगी से बाहर नहीं जा सकता। तो ट्रेडिंग लाइफ में लॉस रहेगा, एसएल रहेगा, लॉस रहेगा, तो उसको आप रिस्पेक्ट करिए। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। आपने मेरे को पेशेंटली सुना, उसके लिए धन्यवाद। और मैं ये आशा करता हूं कि ये जितने भी 15 पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे, जो ओवरऑल ट्रेडिंग के बारे में मैंने आपको बताया, वो कहीं ना कहीं आपके लिए वैल्यू एडिशन होगा और आपको उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक क्यू मिला होगा। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो अब मैं क्वेश्चन